हेलो क्लास। इस टॉपिक में हम बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट की। अब जो सॉलिड हैं हमारे, अगर उनके क्रिस्टल में, जैसे मान लो हमने बनाया क्रिस्टल, कोई डिफेक्ट आ जाए, मान लो यहाँ से कोई ये या ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमूव हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, या तो वो अपनी पोजीशन बदल ले या वो वहाँ से चला ही जाए। ठीक है, ये एक दो केस है, या तो रिमूव हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, तो उस पार्टिकल या उस सॉलिड की शेप में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा उस इम्परफेक्शन की वजह से। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब, यहाँ पॉइंट का मतलब है एटम, एक एटम या कोई एक आयन। अगर कोई एक एटम या आयन डिसलोकेट होता है या रिमूव होता है किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल से, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और बहुत सारे एटम डिसलोकेट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आर द इर्रेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, एक एटम इन अ क्रिस्टल। ये एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है। और लाइन डिफेक्ट आर irregularities और deviation from the ideal arrangement in entire row of lattice point। मतलब एक से ज़्यादा एटम डिसलोकेट हो जाए या रिमूव हो जाए। तो एनसीईआरटी ने कहा, अच्छा अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे, लाइन डिफेक्ट की नहीं। तो एनसीईआरटी ने कहा कि हम इन्हें दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि वो वहाँ से चला जाए। एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले। ठीक है, देखो मान लो ये आपके एटम थे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे किसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर के, और उसमें ये वाला पार्टिकल यहाँ से रिमूव हो गया, इसी के साथ यहाँ से भी एक रिमूव हो गया। तो यहाँ दो जो वैकेंसी क्रिएट हुई, वो जो डिफेक्ट पैदा करेगी वो कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और इस वाले में ऐसा हो सकता है कि गया तो कोई नहीं, बस जो कोई दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से साइज में छोटा था वो अपनी जगह बदल लेता है, जैसे यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है। ठीक है, इन दोनों टाइप्स को हमने स्कॉटी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट से समझाया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये दोनों जो टाइप हैं ये कहलाते हैं आपके स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मान लो आयनिक पार्टिकल्स हैं, कैटायन और एनायन है, उनकी स्टोशियोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है। मतलब अगर एक कैटायन गया है तो एक एनायन जाएगा। पहले उनकी रेशियो थी 10:10, नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। जैसे मान लो पहले रेशियो थी 10:10, तो बाद में कितनी हो गई भाई, जब वो रिमूव हुए दोनों एक एक गए थे, तो रेशियो तो सेम रही, एक बात। और अगर डिसलोकेट हुआ है यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया तो रेशियो चेंज होने का मतलब ही नहीं बैठता। उसने अपनी पोजीशन बदली है, भागा तो है नहीं वहाँ से क्रिस्टल से निकल के। ठीक है, अच्छा अब इसको समझाने के लिए हमने दो डिफेक्ट लिए यहाँ पे। स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके अंदर कैटायन कैटायन और एनायन एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें एक कैटायन रिमूव होगा और एक एनायन। ठीक है, रिमूव मतलब वैकेंसी डिफेक्ट। देखो ये हमने क्रिएट की वैकेंसी,
मान लो यहाँ से रिमूव कर दिया एक कैटायन और यहाँ से रिमूव कर दिया एक एनायन, तो इसमें कंडीशन क्या है? अच्छा देखो, इस वक्त जो मैंने फिगर बनाई है ना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बहुत कम रखा है 4, जिसे तुम्हें दिखाई दे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कंडीशन, और साइज जो है कैटायन का वो सिमिलर होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी सिमिलर। साइज इनका एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। कंडीशन तो ये समझ में आ गई, लेकिन इससे अब होगा क्या, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला, आयनिक सॉलिड बन जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले वो इंसुलेटर का काम कर रहा था, लेकिन वो इस डिफेक्ट की वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी अभी उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, आयनिक सॉलिड अब तुम्हारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा। दूसरी बात, टू मैनी होल्स में कोलैप्स द स्ट्रक्चर ही तोड़ देंगे। अच्छा जी, और कोई बात? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो ये थी बात स्कॉटी डिफेक्ट की। अब बात आती है फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज सेम नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। और कोई चीज, यहां पर डिसलोकेशन होता है, ये यहां से उठ के यहां से जाएगा और यहां आके बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हुआ तो जगह ही नहीं मिलेगी इसकी। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इससे हुआ क्या? फिर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड सेमीकंडक्टर बन जाएगा। फिर टू मैनी होल्स में कोलैप्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से ये उठ के गया है वहां पे जो छोटा वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था उसकी कमी हो जाएगी, और जहां गया है वहां पर वो ज़्यादा हो जाएंगे। बेटा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, मैंने बताया भी था, ये जो होते हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। ये तो मैं तुम्हें ऐसा इसलिए बना के दिखा रहा हूँ जिससे तुम देख पाओ, इसको समझाने में दिक्कत आएगी नहीं तो जब वो उठ के इधर से उधर जाएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, इधर कमी हो जाएगी उधर ज़्यादा हो जाएगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया ना, एक डाइलेक्ट्रिक, या यूँ बोलो आप एक पोलर नेचर आ गया, है ना। इसके बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है समझ आ गया, स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है समझ आ गया। अब बात करेंगे हम मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की। तो पहले मेटल तो समझ ली क्या होता है। मेटल का मतलब पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया। भाई कैसे ज़्यादा हो गया? हमने कहा मान लो एक क्रिस्टल था जिसमें थे Na+ Cl-, ठीक है।
ये क्या कर दिया, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब हमने इस मेटल के ऊपर से सोडियम की वेपर्स पास कराई। सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन कैप्चर कर लिया। देखना, क्लोरीन को उठा लिया। ठीक है, एक क्लोरीन उठाया। अब वो जब उसने क्लोरीन उठा लिया तो अगली स्टेज में क्या बनेगा देखना, वही आपके NaCl, NaCl, ये वाला क्लोरीन मान लो गया है। क्लोरीन गया है बेटा, उसका चार्ज नहीं गया। क्लोरीन तो गया लेकिन उसका चार्ज यहीं रह गया। ये ठीक है, इसको पकड़ रखा है चारों तरफ से इन्होंने। ठीक है भाई, ये है क्या, ये है चार्ज्ड F सेंटर। ठीक है, F सेंटर क्या होता है, जब किसी आयनिक सॉलिड के ऊपर से कोई सोडियम की या किसी कैटायन की वेपर्स पास होती है और वो क्लोरीन को कैप्चर कर लेती है या किसी नेगेटिव आयन को कैप्चर कर लेती है, तो वो नेगेटिव आयन अपना चार्ज छोड़ जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। अगर मैं केस लेता हूँ NaCl का, तो बाद में वो क्लोरीन छोड़ने के बाद येलो हो जाता है, और KCl का लेता हूँ, KCl का शायद पिंक हो जाता है, देख लेंगे, अभी लिखा हुआ है मेरे पास। वॉयलेट हो जाता है। ठीक, अब यहीं पे NCERT ने एक केस और लिया है, देखो क्या है वो, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे जिंक ऑक्सीजन छोड़ देता है। ठीक है, तो अब जो पहले जिंक ऑक्साइड की रेशियो 1:1 थी, वो हो जाती है जिंक 1+X यानी कि एक्सेस और O1। तो ये आ गया आपका मेटल एक्सेस में। देखते हैं क्या कहती है NCERT। ये देखो, यहां पे NCERT क्या कहती है, देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट is due to the presence of extra cation at interstitial site. Zinc oxide is white in color, ठीक है, at room temperature. On heating it loses oxygen and turn into yellow. बेटा ये लिख लो, पहले सफ़ेद था फिर ये पीला पड़ गया, क्योंकि आ सकता है ये आपके एग्ज़ाम में। जो NCERT में लिखा है वो तो आएगा ही बेटा। ये पहले वाइट था और फिर येलो हो गया। ठीक है, आगे। नाउ देर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम जिंक 1+X। X तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बारी आती है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की। अब इसके अंदर ना कई केस आते हैं, जैसे हमने एक केस ले लिया, NCERT ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है कि निकल और उसके ऑक्साइड की रेशियो
कुछ ऐसी पाई जाती है 0.98 1.00। ठीक है, और एनसीईआरटी ने कहा कि भाई इसके अंदर ना दो हैं, एक Ni2+ वाले और एक है Ni3+ वाले, जो जिनका चार्ज जो है वो न्यूट्रल है। आयनिकली जो है ये दोनों Ni और O ये दोनों इक्वल है, चार्ज नहीं है कोई। ठीक है, तो Ni2+ वाले मान लो X है और Ni3+ वाले मान लो 98 - X है। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसको 98 और 100 मान लिया, और जो ऑक्सीजन है वो 100 है। अब ठीक है, लेट कर लो। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, भैया चार्ज क्या है इनका, +2 चार्ज वाले X +3 चार्ज वाले 98 - X और -2 चार्ज वाले 100। टोटल चार्ज कितना है 0। 294 आएगा। हाँ 24 होता है। ठीक है, इसको यहीं रखो, बाकी सारा दहेज उठा के उधर ले जाओ। तो X आ जाएगा आपका 94 और 98 - X आ जाएगा 4। तो ये हुआ आपका Ni2+ और Ni3+। तो आप ये कह सकते हो कि भैया अगर ये ऐसे होते तो ये इनकी प्योर फॉर्म थी, स्टोशियोमेट्रिक फॉर्म थी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक, डिफेक्ट है। ठीक, तो अब ये इस फॉर्म में ना होके इस फॉर्म में है, तो क्यों? क्योंकि इसमें निकल +2 को निकल +3 ने रिप्लेस किया है। अब जो करता है इसको रिप्लेस करने को कहते हैं डोप किया है, और जो करता है वो बन जाता है डोपेंट। डोप का मतलब होता है मिलावट। आसान सी चीज़ है ना भाई, हमने +2 चार्ज वालों में +3 चार्ज वाला मिलाया। ठीक है, अब वो जो मिलावट करी उससे हुआ क्या, रेशियो खराब हो गई, वो 1:1 की ना रहकर 0.98 और 1.00 की हो गई। अगर आप यहाँ से देखो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला निकल अब 98 है और नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन 100% है। तो इसका मतलब मेटल कम पड़ गया। मैंने बताया था पॉजिटिव का मतलब मेटल, तो मेटल कम पड़ गया, इसलिए इसे मेटल डेफिशिएंट कहते हैं। मेटल की यहाँ कमी हो गई। ठीक, ऐसा ही एग्जाम्पल आप आयरन का ले सकते हो। एनसीईआरटी ने आयरन का एग्जाम्पल दिया है। आयरन का एग्जाम्पल में वो क्या कहता है, 0.93 या 0.96, 0.96 और ऑक्सीजन 1.00। इसको खुद ट्राई करना, मतलब इसमें +2 Fe+2 और Fe+3 के कितने नंबर होने चाहिए, और एक है 0.93, वही Fe+2। तो वही करोगे, एक को X मान लेना,
और एक को 96 माइनस एक्स मान लेना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ गई। डिफेक्ट्स क्लियर हुए? डिफेक्ट में कोई क्या बोलेंगे इसको, कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है आपके सॉलिड के टाइप्स और उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, वो हम लेंगे नेक्स्ट।